रोमांटिक कहानियाँ पर आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों से मैं अपनी माँ की चाल चलन से बेहद दुखी थी। घर में कई बार रात के वक्त मैंने अपनी माँ के कमरे में किसी मर्द की आवाज़ें सुनी थी और मुझे हमेशा यही शर्मिंदगी महसूस होती थी कि घर में मेरे छोटे बहन भाइयों को जब मेरी माँ की हरकत का अंदाज़ा होगा तो उन लोगों को कैसा लगेगा। मेरे अब्बू तो पिछले 20 सालों से गायब थे। हम सभी ने उन्हें मुर्दा मान लिया था। अब्बू के ना रहते मेरी माँ ने हम 3 बहन भाइयों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मुझे लगता था कि घर से इनकम का कोई बेहतर जरिया न होने के बावजूद मेरी अम्मा के पास रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। हालांकि बदरपुर मार्केट में हमारी हार्डवेयर की एक शॉप थी जिसे मेरी माँ ही संभालती थी, लेकिन उस शॉप से इतनी आमदनी नहीं थी कि उसकी कमाई से मेरी माँ 50 लाख रुपयों का प्लॉट खरीद सके। अभी हाल ही में मेरी माँ ने बदरपुर के हमारे मकान के बगल वाला मकान भी खरीद लिया और इमरान नाम के एक आदमी से इस प्लॉट के खरीदने के लिए रकम भी उधार ले लिए थे। इमरान के दो बीवियां पहले से थी और जो इमरान के पास मेरी माँ के बढ़ती नज़दीकियों की खुशी नहीं थी। एक दिन सुबह नाश्ता करके मैं अपने बहन भाइयों के साथ बातें कर रही थी कि जॉन ने बताया कि स्कूल में उसके सबसे करीबी दोस्त हसन नाम का एक लड़का है जिसने कल उसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा है और जॉन ने अपने दोस्त से मेरा फ़ोन नंबर दे दिया। अब मुझे छोटे भाई बहन की नादानी पर उसे डांट रही थी कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से एक औरत की आवाज़ आई और वो बोली, मैं इमरान की बीबी फिरदौस बोल रही हूँ। तुम सगुफ्ता बानो की बेटी रुबीना बोल रही हो ना? मैंने पूछा, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो बोली, रुबीना, मुझे तुम्हारा नंबर मेरे बेटे हसन ने दिया है। तुम्हारा छोटा भाई जॉन और उसका लड़का एक हसन ही स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। मुझे तुमसे मिलना है और तुम छतरपुर आ सकती हो। आधे घंटे से मैं और फिरदौस बानो एक ही लोकेशन पे पहुंच गए और एक रेस्टोरेंट में बैठ करके कोने वाली खाली सीट पर पड़ी टेबल पर बैठे और फिरदौस ने आमने सामने बैठे हुए थे। फिरदौस ने चाय का ऑर्डर दिया और मैं बोली, रुबीना, मैं यह बात फ़ोन पर भी बता सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि हम दोनों में बैठकर बात करनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। मैं बोली, आप कैसी औरत है जो आप अपने शौहर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं? आपके सामने नूरबानो से दूसरी शादी कर लिया और अब कुछ ना कर पाई। इतना ही नहीं, 2 बीबियां से उस आदमी का मन नहीं भरा तो अब वो मेरी माँ को ही अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा चुका है। क्या आपके शौहर के सामने आपकी इतनी भी औकात नहीं है कि तीसरी शादी करने से पहले आप उसे रोक सके? तुमसे ज़्यादा समझदार तो मुझे तुम्हारी सौतन नरगिस लगती है। लगता है कि मुझे इस बारे में उसी से बात करनी होगी। मैंने जानबूझकर अपनी कड़वी बातें फिरदौस से अंदर भर चुकी थी। औरत को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अपने शौहर इमरान की मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद करने से रोक सके। फिरदौस को दिलो दिमाग पर मेरी बातें असर कर गई थी, इसीलिए वो अपनी चाय ख़त्म करके करना ही भूल गई थी। मैंने कहा, अपनी चाय ख़त्म कीजिए, मैं जा रही हूँ। फिरदौस ने कहा, रुबीना, मैं एक सौतन से पहले ही झेल रही हूँ, अब तीसरी मुझसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तुम अपनी माँ को समझाओ कि वो इमरान की ज़िंदगी से चली जाए, वरना इमरान और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। मैं बोली, बर्बाद वो नहीं होगा बल्कि वो मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तुम अपने शौहर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, मेरी माँ को संभालने की बात कर रही हो। मैं जा रही हूँ और जल्द ही मैं तुम्हारे सौतन नरगिस से मिलने जाकर जाकिर नगर उसके घर जाऊँगी। इतना कहकर मैं अपनी जगह से उठी और वहाँ से सीधे बदरपुर अपने घर के लिए निकल पड़ी। अगली सुबह दिन में मैं अपनी शॉप पर ही थी कि इमरान की बीवी नरगिस वहाँ आ गई और मुझे मेरी माँ के लेकर ऊंची आवाज़ में बात करने लगी। मैंने कहा, पहले अपने आदमी को जाकर कंट्रोल करो, फिर मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ बोलना। मेरी इस बात पर नरगिस बेहद गुस्सा हो गई और चिल्लाती हुई बोली, बेशरम औरतें अच्छे अच्छे इंसान को बिगाड़ देती हैं। मैंने कहा, तुम्हारे शौहर इमरान से ज़्यादा बेशरम मेरी माँ नहीं है। तुम 2 बीबियाँ होते हुए उसकी हवस की आग ठंडी नहीं कर पा रही हो कि अब वो तीसरी के पीछे पड़ा है। नरगिस ने कहा, बेटियाँ इश्क करती हैं तो उनकी शिकायत उनकी माँ से की जाती है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। आखिर बार तुम्हें उगा देती हूँ कि अपनी माँ से कहो कि वो इमरान से दूर रहे, वरना। नरगिस के इस धमकी सुनकर मन भी मेरा बहुत ज़्यादा
खौफ खा गया था। नरगिस के करीब जाकर बोली, वरना क्या कर लोगी बताओ। कुछ देर बाद नरगिस तो मेरी शॉप से चली गई, लेकिन इतने देर में ही मार्केट में मेरी माँ की इज्जत का जनाजा सबके सामने निकल चुका था। मैंने दुकान बंद की और घर चली आई। मुझे उदास देखकर मेरी माँ ने पूछा, क्या हुआ रूबीना, तुम इतनी जल्दी दुकान से घर क्यों आ गई? मुझे कह देती, मैं वहाँ दुकान आ जाती। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम आराम कर लो और दुकान की चाबियाँ मुझे दे दो, मैं शॉप पे चली जाती हूँ शाम तक। अगर तुम्हें ठीक लगा तो आ जाना, वरना रात को दुकान बंद करके मैं घर आ जाऊंगी। मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन घर की छोटी मोटी बहन भाई सिमरन और मेरी छोटा भाई जावेद, उन्हें माँ के इश्क के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं था। उन दोनों के लिए उनकी माँ, उनकी दुनिया ही उनकी माँ से शुरू होती थी और ख़त्म होती थी, और उनकी नज़र में मेरी माँ महान थी और मैं उनका वह हम तोड़ना नहीं चाहती थी। इमरान की पहली बीवी नरगिस ने मार्केट में आकर हंगामा खड़ा कर दिया था, जिससे वहाँ के लोगों ने मेरी माँ की काफ़ी बदनामी हो रही थी। मैं माँ से कुछ न बोली और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में ही मेरी छोटी बहन मेरे लिए खाना लेकर के आ गई। मैंने खाना एक तरफ रखा और बिस्तर पर लेट गई। आज से तकरीबन 20 साल पहले मेरे अब्बू बुलंदशहर से बल्लभगढ़ आए थे और किराए पे रहने लगे थे। वो प्लम्बर के अच्छे कारीगर थे। उन्होंने मेहनत की और मजदूरी करके बनाया अच्छे से, और छोटी खुश थे, लेकिन अब अपनी माँ की असलियत जानकर बेहद दुखी थी। ये कैसा इश्क है जो अपने बच्चों का घर अकेला छोड़ करके मेरी माँ अपने आशिक के साथ नेपाल की वादियों में इश्क लड़ाने के लिए पहुँच गई थी। आखिर इमरान जैसा आदमी ही उसे क्यों पसंद आया? अब्बू के न रहते हुए मेरी माँ ने 20 साल काट दिए थे। इसी बीच कई बार रात को मैंने उसके कमरे में मर्द की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन मैंने कभी माँ को टोका नहीं। इश्क करना ही था तो आशिकों की क्या कमी थी जो उसने दो दो बीबियों वाले इमरान को ही चुना। दिन बीतते जा रहे थे। मैं अपनी माँ की बेबसी का इंतज़ार कर रही थी। तभी इमरान की पहली बीवी फिरदौस का कॉल आया और उसने मुझे अपने फ्लैट पर आने को कहा, तो मैं खुद को रोक ना पाई और इमरान की पहली बीवी फिरदौस बानो के मकान पर पहुंच गई। ना जाने क्यों मुझे फिरदौस बानो से हमदर्दी हो गई थी। कम से कम वह सौतन नरगिस से तो अच्छी थी। मैंने कहा, तुम्हारे होते हुए इमरान की दूसरी शादी कैसे कर ली? तीसरी शादी के कर्ज लिया और 1 साल में ही उसने इमरान से उसकी रकम लौटा दी। इसी दौरान इमरान से इश्क में पागल हो चुकी थी और मैं अकेली अपने बिस्तर पर पड़ी हुई यही सब सोच रही थी कि मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मेरे हाथों पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है रूबीना, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने कहा, माँ आपको इश्क करने के लिए क्या वही आदमी मिला जिसको 2 बीवियाँ पहले से है? मेरी माँ यह बातें सुनकर मेरी माँ झट से खड़ी हो गई और बोली, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो तुम गुलफाम की यानी कि इमरान की 2 बीबियां आज नरगिस की दुकान पर आकर हंगामा खड़ा कर दिया था। कल वो आकर तुम्हें जलील कर सकती हैं। मार्केट में हमारा क्या इज्जत रह गया है? मैं जानती हूँ कि अभी केवल 38 साल की ही हो, इश्क करने की उम्र अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन आशिक भी तो उसके लायक होना चाहिए। मैंने ज़िंदगी में कभी अपनी माँ से इस तरह की बातें नहीं की थी, लेकिन पानी अब सर से ऊपर गुजर चुका था और ये सब बोलना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने अपने दिल पर की भड़ास माँ के सामने निकाल ली। और छुट्टियां ख़त्म होने ही वाली थी और मुझे अपनी ग्रेजुएशन के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि ना रहते हुए मेरे छोटे बहन भाइयों को सब देखना पड़े और सुनना पड़े। मेरी माँ कुछ देर वहाँ खड़ी रही और फिर मुझे दुकान की चाबियाँ लेकर मार्केट के लिए निकल गई। आमतौर पर मेरी अम्मी रात के 8 बजे तक आ जाती थी, लेकिन रात के 11 बज चुके थे और माँ शॉप से घर नहीं पहुंची थी। मुझे बेहद घबराहट महसूस होने लगी थी। रात भर मैं मार्केट के सभी जानकारों को कॉल करती रही, लेकिन माँ के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। रात भर घर के कोई नहीं सो पाया और अगले दिन में माँ की खबर नहीं लगी। जावेद और सिमरन रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मैं बुलंदशहर से नानी के घर फ़ोन किया, लेकिन वहाँ भी नहीं पहुँची थी। मार्केट से लोगों को बताया तो दोपहर तक शगुफ्ता की दुकान बंद किया और वहाँ से निकल गई थी। अब मेरा पूरा शक इमरान पर ही गया था, इसीलिए मैंने तुरंत इमरान को कॉल लगाया, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो मैंने इमरान की पहली बीवी फिरदौस को कॉल लगा दिया। वो बोली, इमरान मेरे पास तो पिछले ही हफ्ते से नहीं आया। फ़ोन पर मेरी इमरान से
बात हुई थी उसने बताया जाकिर नगर में नरगिस की फ्लैट पर। फिरदौस से यह बातें सुनकर मैंने उसकी सौतन नरगिस को फ़ोन नंबर मांगा, लेकिन उसने फ़ोन नंबर नहीं दिया और इसीलिए नरगिस का नंबर फिरदौस के पास नहीं था। फिरदौस ने मुझे नरगिस के जाकिर नगर वाले फ्लैट का एड्रेस दिया और बदरपुर से ऑटो बुक कर मैं सीधे जाकिर नगर नरगिस के फ्लैट पर पहुंच गई। मैंने डोरबेल बजाई तो नरगिस ने ही दरवाज़ा खोला और मुझे अपने सामने देखा और बुरी तरह चौंक गई। मैंने सीधा सवाल किया, तुम्हारा आदमी इमरान कहाँ है? वो बोली, तुम दोनों माँ बेटी की दिक्कत क्या है? मैंने कहा, मैं पुलिस को लेकर यहाँ आ सकती थी, लेकिन मैं सीधे तुमसे बस जो पूछ रही हूँ वो मुझे जवाब दो, इमरान कहाँ है? वो बोली, इमरान कल यहीं थे, लेकिन कल दोपहर बाद से कहीं चले गए हैं। मैंने पूछा, यहाँ से वो कहाँ गया है? नरगिस ने कहा, इमरान का एक यही ठिकाना थोड़ी है, यहाँ से तो कहाँ गया मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तुम मुझे बताओ, लेकिन थाने में तुम्हें सच ही उगलना पड़ेगा। मैं यहाँ सीधे बदरपुर थाने जा रही हूँ, क्योंकि कल से मेरी माँ गायब है। और इमरान भी यह बात जानकर नरगिस को भी ज़रा भी अजीब नहीं लगा। वो बोली, अगर वक्त रहते तुम अपनी माँ को संभाल लेती तो आज यह तुम्हें दिन देखना ना पड़ता। मैं तो चाहती थी कि तुम थाने जाकर दोनों की कंप्लेंट दर्ज करवाओ, तभी दोनों की अकल ठिकाने आएगी। मैं नरगिस के घर वापस आ गई और थाने में जाकर अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अपनी कंप्लेन में इमरान नाम का भी नाम लिखवा दिया। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। मैं पूरे दिन इस हादसे को लेकर परेशान रही। मैंने अपनी भाई बहनों को भी तक इमरान के इश्क के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उन्हें दिलासा दिया कि बुलंद शहर चली गई हैं, कोई जल्दी वापस आ जाएंगी। रात को थाने से कॉल आया, पुलिस ने मेरी माँ की कार मार्केट की पार्किंग में बरामद कर ली थी। इस घटना के अगले ही दिन ही सुबह मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। मैंने कॉल उठाया तो उधर से मेरी माँ की ही आवाज़ मेरे कानों में आई। माँ बोली, रुबीना, मुझे पता है कि तुम अलीगढ़ से घर वापस आ गई हो और तुम यही सोच रही हो कि मैं इस वक्त नेपाल में हूँ, 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। मैंने कहा, अम्मी, तुम कितनी बेशर्म हो चुकी हो। तुम उस कमीने के साथ घर से भागकर नेपाल चली गई। दिल्ली में रहकर तुम्हारा इश्क पूरा नहीं हो पा रहा था। रुबीना, मैं नेपाल से वापस आऊँगी तो तुम्हें सब बता दूँगी। अभी तुम दुकान को संभाल लो। दुकान की चाबियाँ मेरे कार में पड़ी हैं और कार पार्किंग में खड़ी है और कार की एक और चाबी घर पर मेरी अलमारी में रखी हुई है। मैंने कहा, कार तो अब थाने में है, क्योंकि कल ही मैंने इमरान के खिलाफ तुम्हारे अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा दिया था, यह जानकर कि माँ नानी के यहाँ गई हुई थी और मैं कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही थी। लेकिन मैं अपनी माँ की असलियत जानकर बेहद दुखी थी। ये कैसा इश्क है जो अपने बच्चों को घर अकेला छोड़कर अपने इश्क के साथ नेपाल की आशिक के साथ नेपाल की वादियों में थी। इमरान जैसा आदमी उसे क्यों पसंद आया? वैसे इमरान इतना बुरा भी आदमी नहीं था। जब इमरान की असलियत मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। इमरान ने मेरे पापा की इतनी हेल्प करी थी, लेकिन मुझे असलियत नहीं पता थी। अगर असलियत शुरू में ही पता चल जाती तो आज इतनी दिक्कतें मुझे और मेरी माँ को शायद उठानी नहीं पड़ती। मेरे एक जिद के कारण ही सब सत्यानाश हो चुका था और मैं अपने माँ के ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। एक बेटी होने के नाते मुझे इस तरीके से अपनी माँ के साथ बर्ताव बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती? मैं मजबूर थी। अपने भाई बहनों का मुंह देखती और मुझे पता नहीं शक सा होने लगा था। फिरदौस ने कहा, रुबीना, दरअसल इमरान की पहली बीवी मैं नहीं बल्कि नरगिस है और मैं इमरान से दूसरी बीवी हूँ। 3 साल पहले तक मैं इमरान की भाभी हुआ करती थी। अचानक एक रात मेरे शौहर को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। तब इमरान नोएडा की एक कंपनी में जॉब करते थे। मेरे पति की मौत के बाद उनके बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं था, इसीलिए इमरान को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और मेरे शौहर का बिजनेस संभालना पड़ा। इस वक्त नरगिस से शादी कर चुका था, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर इमरान को मुझसे शादी करनी पड़े। मेरे शौहर की मौत से पहले जब इमरान नोएडा में जॉब करते थे तब उन्हें अपने काम के साथ
करने वाली नरगिस से प्यार हो गया और उसी दौरान दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। लेकिन इमरान के घर वाले इमरान की शादी से खुश नहीं थे। इसीलिए जब मेरे शौहर की मौत हुई तब सास ससुर ने इमरान पर ऐसा दबाव डाला कि उसे मुझसे शादी करनी पड़ी। फिरदौस की पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे अंदर की आत्मा तक ख़त्म हो गई थी। मेरी हमदर्दी और बढ़ गई थी और फिर मैंने कहा, इमरान की पहली बीबी आप रहो या नरगिस, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपकी तीसरी बीबी को लेकर मैं चिंता में हूँ। थोड़ी देर में फिरदौस चाय लेकर के आ गई और फिर से सोफ़े की एक कोने में बैठ गई। उसके सामने बैठी हुई मैं फिरदौस के सुंदर चेहरे को देख रही थी। उम्र में भले ही फिरदौस बड़ी हो, लेकिन सुंदरता के मामले में फिरदौस अपने सौतन नरगिस से जरा भी कम नहीं थी। इतनी सुंदर दो बीबियां होते हुए इमरान मेरी माँ के पीछे दीवाना हुआ पड़ा था। यह बात मुझे समझ से बाहर थी। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मेरी अम्मी का फ़ोन था। बोली, रुबीना 1 घंटे में इमरान के छतरपुर वाले मकान पर पहुँचो, मैं और इमरान वहीं आ रहे हैं। अपनी माँ की इस बात पर मैं काफ़ी हैरान थी। आखिर वो इमरान पर के साथ क्यों आ रही हैं? माँ की बात से सुनकर मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि माँ ने इमरान से शादी कर ली है और कहा है कि इस वक्त इमरान के छतरपुर वाले घर में ही आना है। इतना सुनते ही अम्मा ने फ़ोन काट दिया और मैं माथे पर हाथ रख कर के बैठ गई। लेकिन यह जानकर कि मेरी माँ इमरान दोनों थोड़ी देर में छतरपुर आ रहे हैं, फिरदौस जरा भी हैरान नहीं हुई। मुस्कुराती हुई मुझसे बोली, मुझे इमरान ने सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि वो दोनों यहाँ आ रहे हैं और इमरान के कहने पर ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिरदौस की यह बात मुस्कुराहट देखकर अब मैं और ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने पूछा, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है जब तुम्हें एक और सौतन झेलनी पड़ेगी? कहीं तुम इसीलिए तो खुश नहीं हो रही हो कि इमरान की तीसरी शादी से सबसे बड़ा सदमा नरगिस को लगने वाला है? फिरदौस ने कहा, तुम थोड़ी देर सब्र रखो, सब कुछ मालूम चल जाएगा। अगले 1 घंटे तक मैं फिरदौस के बड़े से घर को निहारती रही। फिरदौस के घर में उसके सास ससुर के बाहर वाले कमरे में पड़े थे और फिरदौस के दोनों बच्चे स्कूल से अभी आए ही नहीं थे। इसीलिए वक्त में बैठकर मैंने और फिरदौस के अलावा तीसरा कोई नहीं था। तभी घर का बाहर वाली कार रुकने की आवाज़ आई और फिरदौस ने गेट खोली। मेरी अम्मी और इमरान गाड़ी से उतरे और सीधे ड्राइंग रूम में आ गए और उनके साथ एक 46 साल उम्र के आदमी था जो मुझे देखते ही गले लगा कर रोने लगा। मेरी अम्मी ने कहा, ये तुम्हारे अब्बू हैं जिन्हें लाने के लिए मैं नेपाल गई थी। फिरदौस के बड़े से ड्राइंग रूम में इस वक्त मेरे अम्मी अब्बू और मेरे बगल में बैठे हुए मेरे सामने फिरदौस और उसका शौहर इमरान बैठा था। फिरदौस किचन में सभी के लिए खाना लाने चली गई थी। मैं अपने अब्बू को पाकर बेहद खुश थी, लेकिन मेरे मन में ढेर सारे सवाल थे जिसे मैं पूछना चाहती थी। लेकिन मेरे पूछने से पहले ही मेरे अब्बू ने कहा, रुबीना, तुम अपनी माँ को गलत न समझो। दरअसल आज से 20 साल पहले जब मैं बल्लभगढ़ में रहा करता था, तभी एक दिन मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और मैंने पूरी मेहनत ईमानदारी से उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। लेकिन मेरे मालिक करण सिंह ने मेरे काम की कमियां निकाली और मेरे रुपयों देने से मना कर दिया। मैं उस वक्त जवान था, मेरा खून गर्म था। मेरा मालिक करण सिंह 77 साल का बूढ़ा था आदमी था और एक दिन जब मैंने उस पर अपनी मेहनत की रकम मांगने पहुंचा तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया और मैंने गुस्से में जोर से धक्का दिया, जिससे उस करण सिंह के मौके पर मौत हो गई। मैं तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जाकर करण सिंह के बेटे सुजीत सिंह के हाथों लग जाता तो वो मुझे जान से मार देता। उस वक्त इमरान के बड़े भाई रिजवान ने मेरी काफ़ी मदद की थी, वरना करण सिंह का बेटा मेरी हत्या कर देता और पुलिस के डर नहीं था। हत्या के जुर्म मुझे केवल 7 साल की सजा ही होती। मुझे तो डर करण सिंह के बेटे सुजीत का था, जो जेल में भी हत्या करवा सकता था। मेरे कहने पर शगुफ्ता ने रातों रात बल्लभगढ़ छोड़ दिया और बच्चों के साथ बदरपुर आकर रहने लगी। मैंने सुजीत सिंह और उसके लोगों से खुद को छुपता हुआ 14 साल तक रिजवान भाई के साथ काम करता रहा और मैं छुप कर ही अपने बीवी शगुफ्ता से मिलता रहा। 3 साल पहले रिजवान भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तब मेरा सारा मुझसे और भी छिन गए। रिजवान भाई की मौत के बाद उनका सारा कारोबार इमरान के हाथों में आ गया और मैं इमरान को अपनी असलियत नहीं बता सकता था। इसीलिए मुझे डर लगने लगा
लगा था और नेपाल चला गया। मैं नेपाल में था तब मैं लगातार अपने बीवी शगुफ्ता के संपर्क में था। एक दिन शगुफ्ता ने मुझे बताया कि बदरपुर में हमारे फ्लैट के बगल वाले ज़मीन सस्ते में बिक रहा है, जिसे खरीदने के लिए शगुफ्ता के 10 लाख रुपये की ज़रूरत थी। कलीम भाई जिंदा होते तो वो पूरी मदद करते, लेकिन मैं उस वक्त नेपाल में था। मैं जानता था कि फिरदौस भाभी के शौहर बदल चुके हैं और वो इमरान की बीवी बन चुकी है, इसीलिए नेपाल में आकर इमरान से मिला और इमरान की सारी बातें रिजवान भाई की तरह इमरान भी नेक दिल आदमी हैं। उन्हें मेरी कहने पर ही मेरी बीवी शगुफ्ता की मदद की, जिसकी वजह से शगुफ्ता ने वो ज़मीन खरीद पाई और मैं नेपाल से दिल्ली आ गया था। और इमरान से मिलने के बाद रात को मैं बदरपुर शगुफ्ता के पास पहुंचा। रात भर घर में रहने के बाद मैं सुबह निकलने ही वाला था कि मेरे घर 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने बताया कि करण सिंह की हत्या का केस अब रिओपन हो रहा है। उन्होंने शगुफ्ता से मेरी पूरा कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हासिल किया और चले गए। मैं बेहद डर गया और उसी वक्त नेपाल के लिए घर से निकल गया। कुछ समय बाद मुझे इमरान ने बताया कि करण सिंह का बेटा सुजीत बल्लभगढ़ से अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर इंग्लैंड जा चुका है। तो मुझे डर ख़त्म हुआ, लेकिन मैं अपने गुनाहों को लेकर बेहद पछतावा में जी रहा था। मैं इन 20 सालों में खुद को दुनिया से छुपाए रखा, लेकिन मैं आज़ाद रहकर अपने परिवार की खुशियों को पूरा करना चाहता था और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ, लेकिन एक इंसान के तौर पर मैं फेल हो चुका था। मुझे मेरे किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी, इसीलिए पिछले कुछ दिनों से मैं शगुफ्ता और इमरान के संपर्क तोड़ दिए और अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीने लगा। और ज़्यादा शराब के नशे में मैं एक दिन एक पहाड़ी से नीचे कूद गया, लेकिन किसी ने मुझे जान बचा ली और मुझे नेपाल के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दी और मैं मर भी नहीं सका। मेरी जेब में शगुफ्ता का नंबर था। अस्पताल वालों ने 4 दिन पहले ही शगुफ्ता से संपर्क किया और शगुफ्ता को इमरान के साथ नेपाल के लिए निकल गई। तुम्हारी माँ के कमरे में रात के अंधेरे में जो शख्स आया करता था वो मैं ही था। अपने अब्बू की दास्तान सुनकर मुझे उन पर बेहद तरस आने लगा। अपने ही माँ के साथ किए ऐसे बर्ताव को मैं बेहद शर्मिंदा थी। मैं उठी और अपने माँ को गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी माँ ने मेरे आंसुओं को पोंछे और बोली, मैं तुमसे सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तुमने यह कहने की कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई। तुम्हारा बाप एक हत्यारा है। थोड़ी देर में पुलिस भी आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने दिल्ली पहुंचते ही फ़ोन कर पुलिस को इत्तला दे दी थी। मैं अपने अब्बू की ओर देख ही रही थी कि पुलिस इमरान के घर पहुंची, मेरे अब्बू को अपने साथ ले गई। मैं 20 साल पहले हुई करण सिंह की हत्या के जुर्म मेरे अब्बू को 5 साल की सज़ा हुई। अब्बू की जेल जाने के बाद मैं अपनी माँ के साथ कई बार जेल उनसे मिलने भी गई। उन्होंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, इसीलिए मुझे उनसे अब कोई शिकायत बाकी नहीं रह गई थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।